रहे तमाम मेहमान हैं उनसे हम मुखातिबाज फिर से सीधे हो रहे हैं। ये मौका अब चूंकि अनलॉक में है और ये सिलसिला इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आगे भी बढ़ाता रहेगा। हमारे साथ तमाम मेहमान मंच पर मौजूद हैं। एक बार जोरदार आप स्वागत करें तालियों के साथ। तालियां। सबसे पहले साहब मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। प्रथम व्यक्ति के तौर पर हैं आप आगरा के और आपने अपनी प्राथमिकता इतनी दिखाई कि उस पर विवाद भी हुआ, मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है आप किस तरीके से उस आगरा के लिहाज से परिस्थिति को देख रहे हैं? कहां पर अब चुनौतियां आ रही हैं? क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती से आप लोगों ने लड़ाई ली है, आपस में लड़कर भी और उस चुनौती से भी लड़कर। मैं चाहूंगा माइक ले लें, अपनी बात रखें आप। देखिए, मैं धन्यवाद करूंगा इंडिया न्यूज़ को कि उन्होंने आगरा शहर में आकर एक अच्छा कार्यक्रम की यहाँ शुरुआत की और हम जनप्रतिनिधियों को भी बात रखने का अवसर आपने दिया। जब मैं मेयर बना तो लगभग 3 वर्ष होने पे आ रहे हैं, तो शहर में नालियाँ टूटी, खरंजा टूटा, नाली का पानी नाली में ना बहकर सड़क पे बहता था, जगह जगह कूड़े के ढेर, इस सब अव्यवस्थाओं का पूरा दौर चल रहा था। और उस बीच में मैंने महापौर की शपथ ली। उसके बाद प्राथमिकता थी कि अगर मैं मेयर बना क्लीन आगरा बनाऊंगा, ग्रीन आगरा बनाऊंगा। ये 2 मिशन लेके मैंने काम भी किया जी और उस दिशा में बहुत कुछ काम किया। मैं धन्यवाद करूंगा अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मोदी जी को, और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को कि उनके प्रयासों से आगरा को स्मार्ट सिटी का बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ मिला और स्मार्ट सिटी के बड़े प्रोजेक्ट के माध्यम से आमूल चूक परिवर्तन हम लोगों ने किए। लगभग 1000 करोड़ रुपए के कार्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत और एसपीवी के द्वारा होने हैं और वो काम निरंतर प्रगति पर है। अभी कुल लगभग मुझे लगता है 2,80,000 रुपये 285 करोड़ रुपए के करीब अभी इस शहर में वो पैसा लग चुका है। बाकी का काम के टेंडर्स वगैरह हो गए हैं। एक और बड़ा काम शहर में हुआ कि हमने चौराहे को इसको कवर करने का काम किया कि जहाँ आपराधिक घटनाएं हो रही हों, और मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कॉलोनियों के चौराहे, तिराहा, और कॉलोनी नहीं बस्तियों के अंदर भी अगर हम जाएंगे तो हमने पूरे सीसीटीवी कैमरे से पूरे शहर को कवर किया है। कहीं कोई आपराधिक घटना अगर होती है तो कोई अपराधी बचेगा नहीं, ऐसे इंतजाम भी हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, वो कार्य हमारा लगभग ठीक है। मैं आपकी बहुत सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन तपेश शर्मा हमारे साथ हैं जो कि प्रबंध संपादक है जनसंदेश से, उनसे मैं जानूंगा और फिर आप बता देंगे तो और बेहतर होगा कि फिर आप लोगों ने इतनी मेहनत की आगरा को इतना बेहतरीन बनाने के लिए, तो वुहान किसने बना दिया था? लेकिन तपेश, उसके पहले मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा पैकेज हम दिखाएंगे ताकि स्मार्ट सिटी पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, और हम नोडल ऑफिसर भी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। आगरा अब कोरोना काल के बाद इस विषम परिस्थिति में स्मार्ट कैसे बनेगी, क्या उसकी तैयारी और क्या चुनौतियां हैं, एक पैकेज वो प्ले कर दिया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार आगरा के ताजमहल वाला शहर आज आधुनिकता की दौड़ में तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। स्मार्ट सिटी होने के साथ यहाँ मेट्रो भी चलाई जानी है। ऐसे में यहाँ काफी कुछ बदलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना की घोषणा हुए 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आगरा की स्मार्ट सिटी योजना पीपीई मोड के तहत पूरी कराई जा रही है। योजनाओं की लागत करीब 1365 करोड़ रुपए है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत करीब 768 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यहाँ एबीडी एरिया के तहत 2250 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। कुल 23 परियोजनाओं में से 19 के टेंडर हो चुके हैं। नगर निगम ने 18 परियोजनाओं पर काम भी शुरू कर दिया है। शहर को 2000 करोड़ रुपए से स्मार्ट तरीके से विकसित किया जा रहा है। ये कार्य ताजगंज और उसके आसपास के 9 वार्ड में होगा। 105 करोड़ रुपए की लागत से फतेहाबाद रोड के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। आगरा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन रैंक, फंड ट्रांसफर रैंक और फंड यूटिलाइजेशन रैंक में नंबर 1। आगरा स्मार्ट सिटी में क्या 285 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत कमांड कंट्रोल रूम, 3.99 करोड़ रुपए की लागत से ऑटोमेटिक पब्लिक टॉयलेट, शाहजहां पार्क हेरिटेज वॉक का निर्माण,
फतेहाबाद रोड का सौंदर्यीकरण, ताजमहल के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में सौंदर्यीकरण, 2 करोड़ के ताजगंज में माइक्रो स्किल डेवलपमेंट सेंटर, 10 स्थानों पर स्मार्ट हेल्थ सेंटर, स्ट्रीट वेंडिंग जोन योजना, 6.67 करोड़ से चौराहों का सौंदर्यीकरण, 97 लाख से पारंपरिक भवनों का सौंदर्यीकरण, एबीडी एरिया में 8 पार्किंग स्थल, पेन सिटी में 7 चौराहों का सौंदर्यीकरण। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी टीम के सतत प्रयासों से उपलब्धि हासिल हुई है। स्मार्ट सिटी के 19 में से 5 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, जिसमें माइक्रो स्किल डेवलपमेंट सेंटर, स्वचालित शौचालय, स्मार्ट क्लासेस, नगर निगम इंटर कॉलेज का सुंदरीकरण, विस्तारीकरण, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को चालू करना शामिल है। शहर में अमृत योजना के तहत घर घर जल आपूर्ति हो रही है। इसके जरिए 2,72,063 घरों में पानी पहुंच रहा है। वहीं पीएम आवास योजना के तहत ऐसे लोग जिनके पास जमीन है लेकिन घर बनाने को पैसा नहीं है, उनके लिए अनुदान स्कीम के तहत 2.5 लाख और 3 लाख रुपए की मदद की जा रही है, जिससे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को नई रफ्तार मिल रही है। बहुत सारी बातें इस रिपोर्ट के जरिए आपको क्लियर होंगी कि क्या तैयारी है। हमारे साथ आरके सिंह साहब हैं, नोडल ऑफिसर हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए। सिंह साहब, जितना हमने दिखाया बस इतना ही है या कुछ और इससे भी ज्यादा है? और जैन साहब जो अभी कह रहे थे, तो कैसे तालमेल आप लोग बिठा रहे हैं? अधिकारियों का, नेताओं का, प्रतिनिधियों का तालमेल कैसे बैठ रहा है? क्योंकि कई बार अधिकारी प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर वो उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जनता के बीच से कुछ मुद्दे ऐसे आते हैं कि जनप्रतिनिधि बीच में खड़े हो जाते हैं, तो कैसे तालमेल बैठ रहा है? आप बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो दिखाया बिल्कुल अक्षरशः सही है, और हम वहाँ तक सीमित नहीं हैं, हम उससे भी आगे की ओर सीमित हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं एबीडी एरिया में और पेन सिटी के जो प्रोजेक्ट है पूरे शहर में, आईसीटी रिलेटेड प्रोजेक्ट है, इससे शहर का में आमूलचूल परिवर्तन आप देखने को मिल रहा है और आने वाले 6 महीने से 1 साल में बिल्कुल भी परिवर्तित हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं आप 2016 से अभी आप तुलना करेंगे 2020 में है, 4 साल में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। धीरे धीरे परिवर्तन की गति है। अभी कुछ समय से 6 महीने से कोविड की वजह से कुछ शिथिलता हुई है, अब फिर से हम उसे आ चुके हैं। आपका एक प्रश्न है कि सामंजस्य अधिकारियों का और माननीय जनप्रतिनिधियों का हमारे यहाँ हमेशा शुरू से रहा है। जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद हमें हमेशा मिला हुआ है। माननीय सांसद जी, माननीय महापौर जी, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, सभी से सामंजस्य मिलता रहता है। इनसे दिशा निर्देश हमें प्राप्त होती रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हमें एक एडवाइजरी फोरम बनाने का भी निर्देश हुए थे। उसके माध्यम से भी हम माननीय जनप्रतिनिधियों एवं कुछ गणमान्य व्यक्तियों को शामिल किया गया है। उनसे जो भी दिशा निर्देश और मार्गदर्शन मिलते हैं उसे हम शामिल करते हैं। थैंक यू। ठीक, आरके सिंह साहब, मैं लौटूंगा आपके पास और तब पहले मैं चाहूँगा बहुत जल्दी से बबीता चौहान, आप पे और एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक महिला होने के नाते पूरे ब्रज क्षेत्र का आप उस महिला मोर्चा के माध्यम से नेतृत्व कर रही हैं, और जो चुनौतियां यहाँ पर निकल कर आ रही हैं उसका आकलन विपक्ष अलग तरीके से करता है, एज अ जर्नलिस्ट हम लोग अलग तरीके से करते हैं। अच्छा है तो उसको अच्छे के तौर पर डंके की चोट पर दिखाते हैं, और अगर सवाल है वहां पर तो वो सवाल उठाते भी हैं। आपको खुद को क्या लगता है, स्मार्ट सोच, स्मार्ट सिटी, आगरा का डेवलपमेंट और उसमें महिलाओं का अपना रोल स्मार्टनेस के हिसाब से, क्योंकि ताजा प्रकरण बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है, समझ रहे होंगे मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आगरा की बात की जाए कि स्मार्ट सिटी है या बनने के आगे राह पे चल रहा है, तो मैं निश्चित रूप से अपने जो हमारे मेयर साहब यहाँ बैठे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो बहुत ही फोकस के साथ आगरा पे काम कर रहे हैं। चूँकि आगरा एक मुगलिया शहर रहा है, तो हम इस बात से भी परिचित हैं क्योंकि ये गली मोहल्लों का शहर है। और जब अगर कोरोना को लेके बात आती है या किसी भी चीज़ को बात आती है तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मायने रखता है। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो अगर आप आगरा के पुराने आगरा शहर में जाएंगे तो वहाँ आप जाके देखेंगे कि
मैं सोचती हूँ ह्यूमन सोशल डिस्टेंस की बात छोड़िए, आप घरों में भी उतना सोशल डिस्टेंस नहीं है कि अगर हम एक दरवाजे से भी निकलते हैं तो वहाँ हम उतना सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा सकते जी। ठीक है। तो लेकिन अच्छा, जहाँ तक महिलाओं का सवाल है तो मुझे लगता है कि स्पेशली आगरा की, और चूँकि मैं ब्रज क्षेत्र देख रही हूँ तो मेरे पास बहुत बड़ा एरिया है जिसमें लगभग हमारे संगठनात्मक दृष्टि से 19 जिले आते हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे वो कोई भी भूमिका है, वहाँ महिलाएं बहुत जागरूक हैं। और मैं ये कहने से भी संकोच नहीं करूँगी कि अगर पुरुष किसी भी काम में, चाहे वो स्मार्ट सिटी को लेके हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा को लेके बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, या वो जॉब की बात हो, या बिजनेस की बात हो, तो मुझे लगता है कि आज के दौर में कहीं भी महिलाएं कम नहीं हैं। नहीं, मैं इससे सहमत इसलिए हूँ क्योंकि देखिए, अगर घर स्मार्ट होता है तो महिला की वजह से होता है, और सिटी स्मार्ट होगी तो महिलाओं की भूमिका के बिना तो हो ही नहीं सकती एक्चुअली। लेकिन तपेश, अब एक पत्रकार के तौर पर इसको हम कैसे देखें? जो बात अधिकारी महोदय कह रहे हैं, तो देखिए अधिकारी कहते हैं लेकिन कई चुनौतियां उनके मन में भी हैं और रोज फेस करते होंगे, लेकिन वो कह नहीं सकते। जो बात यहाँ पर मेयर साहब ने कही है, एक पत्रकार के तौर पर उसको हम किस तरीके से देखें कि हाँ वाकई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में हम बढ़ चुके हैं स्मार्ट सिटी के तौर पर, या बातें बहुत आगे बढ़ गई हैं, सिटी अभी वहीं पर है? सबसे पहले आप दूसरा माइक लीजिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा इंडियन न्यूज़ को कि उन्होंने यहाँ मुझे अपने विचार रखने के लिए बुलाया। थोड़ा मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी जन संदेश जिस पे आप मुझे बता रहे हैं, प्रबंध संपादक हूँ अभी मैं, लेकिन इसको अभी 1 साल हुआ है जी, आगरा में आए, और आगरा मंडल में इसको 1 साल होने हुआ है अभी। तो उससे पहले की जो मेरी जर्नी है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, खेल से रिलेटेड है। मैं हरियाणा के लिए 19 और 22 बोर्ड ट्रॉफी खेल चुका हूँ। तो इन सब चीज़ को अगर एक आम आदमी की तरह मैं देखूँ, जैसे अभी बताया कि स्मार्ट सिटी के लिए क्या क्या इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो उन मुद्दों से अलग हटके एक आम आदमी की तरह मैं देखता हूँ, तो ये देखता हूँ कि क्या शिक्षा व्यवस्था जो बहुत ज़रूरी है वो उतनी दुरुस्त है? क्योंकि आपने देखा क्या अपराध कम हो रहा है अपने देश में या अपने प्रदेश में? तो ये सब चीजें हमें देखना पहले ज्यादा जरूरी है। और क्या ट्रैफिक व्यवस्था सुधरी? आप ये देखिए कि आदेश हुआ कि ऑनलाइन क्लास आप कराइए, ऑनलाइन शिक्षा प्रोवाइड कराइए, सरकारी आदेश था ऑनलाइन शिक्षा आप प्रोवाइड कराइए सभी को। लेकिन देहात में, गांव में आपने देखा क्या वो शिक्षा कागजों पे रह गई या वाकई में वो शिक्षा बच्चों को मिली? क्या ये देश में मुद्दा नहीं है? क्या बच्चों की शिक्षा या अपराध कम कैसे हो सकता? अपराध भी महिलाओं की सुरक्षा को लेके या अपराध को लेके हम आए दिन अखबार देखते हैं, अपराध से भरा हुआ आता है अखबार। एक पत्रकार के तौर पर आगरा को आप कैसे देखते हैं? देश को तो हम देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आगरा को कैसे देखते हैं स्मार्टनेस के हिसाब से, सिटी के हिसाब से? सर आगरा में जैसे अभी आप सर ने बताया कि आगरा में अभी जहाँ से मैं निकलता हूँ, मैंने आपको फिर बताया, मैं एक नॉर्मल सोच के हिसाब से, जैसे जो आम आदमी रहते हैं उसके हिसाब से मैं देखूँ तो आप देखिए कि कहीं जैसे सीवर लाइन है वो डल रही हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन जहाँ वो लीकेज होते हैं, आप देखते हैं कहीं लीकेज होते हैं, कितना पानी वेस्टेज होता है और वो आए दिन तक होता रहता है, कई शिकायतें होती रहती हैं। काम शुरू क्या हुआ वो है, आप ये मान रहे हैं? जी, लीकेज तो है, लूप बिल्कुल, होल्स हैं, लेकिन काम शुरू लेकिन सर वो जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, वो जिम्मेदारी वाकई इन्हीं की है, सरकारों की है या फिर प्रतिनिधियों की है। जैन साहब जवाब देंगे इसका। देखिए स्मार्टनेस तो है सोच में, लेकिन वो एक आम आदमी की सोच में अभी तक नहीं आ पा रही है। क्या उसके लिए वही आम आदमी ही जिम्मेदार है, या आप लोग लीकेज रोक नहीं पा रहे हैं, इस वजह से जिम्मेदारी अभी तक? मुझे लगता है लीकेज का मतलब आपका पानी की लाइन से होगा। जी जी। तो हम आपको बताएं, हमारे यहाँ पर मुख्य स्रोत जो पीने का पानी था वो जमुना नदी से था, और जब से गंगा जल आया है, गंगा जल के माध्यम से घर घर में पानी पहुँचाने का काम किया। तो जमुना का जो पानी आता था, और पाइपलाइन जो हमारे 50-60 साल पुरानी पाइपलाइनें पड़ी हुई हैं, तो पूरा पानी पाइप में नहीं चलता था। अब पानी हमें भरपूर मात्रा में गंगा जल के माध्यम से मिल रहा है, तो गंगा जल का पानी हम पूरे लाइन में जब तेज़ी से दे रहे हैं, प्रेशर के साथ देते हैं, तो लीकेज हो जाती है। पानी की पाइपलाइन कहीं कहीं फट भी जा रही है, पुरानी लाइन है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया है, और शहर की जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो पाइपलाइन चल रही है वो सारी बदलने के लिए हमने मांग भी की है, और उस दिशा में काम भी हो रहा है। कुछ पैसा भी धीमे धीमे करके रिलीज होके, और जो एक टारगेट हम लोगों का है उसे हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। देखिए मेरा शहर बदल रहा है,
ये आप किसी भी जनमानस से आप बात करेंगे, आज से 3 वर्ष पहले की शहर की अगर बात करेंगे और आज के शहर की अगर बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति शहर का ये नहीं कह सकता है कि शहर में कुछ नहीं हुआ है। लोग कह रहे हैं शहर में है, कुछ तो है, हुआ है, शहर बदल रहा है, ये लोगों की जबान पर ये विषय आ रहा है। अब उम्मीदें तो बहुत अधिक होती हैं, उस उम्मीदों पे जितना काम करने का प्रयास है हम लोग कर भी रहे हैं और हमें करना भी है। कैसे हम माने, क्या शहर वुहान बनकर फिर वापस बदल कर आगरा हो गया है? नहीं, अब वुहान वाला विषय आप कोरोना से ले आएंगे, आपको मैं वो वाला विषय भी तो अभी भी चल रहा है भाई, कोरोना तो अभी भी आपको मैं सोशल डिस्टेंसिंग है, अनलॉक आ गया, लेकिन वो वुहान बन के फिर आगरा कैसे बन गया, ये नहीं समझ मैं बताऊं। उस समय पे जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो धीमे धीमे करके इंडिया में आया, इंडिया से भी अपना आगरा में आया, तो 8 और 10-12 मरीज निकल रहे थे कोरोना के। एक मरीज निकलता था पूरे मोहल्ला सील हो जाता था उस समय पे, आपको सबको मालूम है। और जहाँ 40 और 50 मरीज डेली निकलने लगे, और उस दिन तो मैं बैठा था तो उस समय एक प्रेग्नेंट महिला थी, उनको एडमिट इसलिए नहीं किया गया कि वो कोरोना टेस्ट करा के नहीं आई और उनकी डिलीवरी सड़क पर हुई। तो इसके बाद डायलिसिस, एक पेशेंट से डायलिसिस, जमात के लोगों की गलती थी, डायलिसिस किसी और की गलती थी, डायलिसिस ना होने के कारण आपने लिखी थी, मैंने एक एक शब्द पढ़ा था, खूब दिखाया था, उनकी डेथ हो गई, डायलिसिस ना हो, कोरोना का टेस्ट नहीं था इसलिए उनको डायलिसिस नहीं की। मैं बड़ा मन व्याकुल हुआ और मैंने उस वक्त तो पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को, और वो पत्र में जो चीज लिखी और उसके कारण से मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री जी को कि उसके बाद डेली आगरा के विषय पे वो समीक्षा बैठक, फिर उसके बाद आगरा रह गया, में बहुत अमूलचूक सुधार हुआ, बहुत सुधार किया। बहुत जल्दी से संक्षेप में सर मैं ये बता दूं आपको कि जो कोरोना काल रहा है, आप अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नागरिकों का बहुत योगदान रहा है, अपने शहर के, अपने देश के। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ आज डाबर साहब भी बैठे हुए हैं, आदरणीय डाबर साहब ने कितना योगदान दिया। जन संदेश ने लोगों तक जो मदद चाहिए, जरूरतमंदों को जो चीज़ चाहिए, क्या वो मिल पा रही थी? क्या वो किसने ये किया ये सब, या किसने व्यवस्था बनाने में योगदान दिया? वो सबने मिलके, और नागरिकों का सबसे ज्यादा योगदान है, जनप्रतिनिधियों का भी बाद में, क्योंकि जनप्रतिनिधि सर, क्योंकि जनप्रतिनिधि बहुत बाद में निकले हैं कोरोना काल में। बिल्कुल सही बात है। अकेले मैं डाबर साहब को भी क्रेडिट नहीं दूंगा और अकेले मैं जैन साहब को भी क्रेडिट नहीं दूंगा, सबको मैं क्रेडिट दूंगा, या कहूंगा कि सबकी या तो फिर कमी होगी। अरविंद, जो है कहीं ना कहीं आगे जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहते हैं प्रतिनिधि क्या नदारत थे? बिल्कुल, पूरे दुनिया में वायरल हो गई वो। हर आदमी जैन साहब को खोजने लगा, जैन साहब कहाँ हैं? हम भी खोजते आगरा। मुझे ये पता चला कि चिट्ठी भी इन्होंने लिखी है, लेकिन जैन साहब मेयर भी हैं, एक बहुत बड़े व्यापारी भी हैं, वो भी बाद में पता चला। ये सारी चीजें जब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं तो चीजें पता चलती हैं। अब हम लोग को पता चलने लगा कि कौन किसने काम किया, किसने नहीं किया, और शायद इन्हीं सारी बातों को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या आरोप लगा रहे हैं? आपका कहना ये है कि क्या जनप्रतिनिधियों ने जो सहयोग अपेक्षित था वो सहयोग नहीं किया? हमारी एक बड़ी बहन भी बैठी हुई है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, जैन साहब बहुत पुराने साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी से इस बार विधायक का टिकट रहते रहते मिल गया, लेकिन आगे भविष्य में तो बहुत आगे जाना है अभी, और बाकी हमारे सरकार की तरफ से भी हैं। तो मैं आपसे ये पूछना सीधा सवाल है, क्या जनप्रतिनिधियों से जो अपेक्षा थी वो पूरी हुई? मैं इस बात को डिनाई नहीं करता कि जनप्रतिनिधियों ने कोई काम नहीं किया, उन्होंने निश्चित किया है, लेकिन जब जरूरत काम करना नहीं, जो अपेक्षा हमारी अपेक्षा है कि भाई आप आएंगे खड़े होके अरविंद को गले लगाएंगे, उनको सहानुभूति देंगे, उनको अस्पताल ले जाके भर्ती कराएंगे। मैं आपसे अपेक्षा है हमारी भाई सरकार। तपेश कोरोना काल में जो रहा वो सबसे ज्यादा योगदान मैं फिर कह रहा हूँ नागरिकों का रहा। वो जागरूक रहे, बोलिए जरूरत थी, जब लोगों को दवा पहुंचाने की जरूरत थी तो वो काम लोगों ने किया, जरूरतमंदों को दवा पहुंचाने का पैमाना तो ये भी है ना कि ताली बजाने को कहा गया तो ताली बजाया, और प्रधानमंत्री ने अपील की, उस पर हो सकता है राजनीति होगी, तो नागरिकों ने तो अपना सहयोग दिया, सरकार ने भी उसमें जो हो सकता था राष्ट्रीय स्तर पर वो किया। बहरहाल बहुत जल्दी से जैन साहब एक छोटा सा सवाल, फिर मैं बबीता जी के पास आऊंगा। मेरा सवाल ये है, वुहान से वायरस फैला, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, आपकी चिट्ठी कैसे फैल गई? देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी हमारे साथी कह रहे थे कि आगरा के जनप्रतिनिधियों ने
काम जितनी उम्मीद थी उतना नहीं किया, ऐसा इनका कहना है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आगरा के जनप्रतिनिधियों ने जितना काम किया कहीं किसी ने नहीं किया। बघेल साहब का आपने देखा, हमारे राम प्रताप जी विधायक जी ने अपने क्षेत्र में काम किया। मैं खुद कोरोना काल में भोजन के पैकेट ले लेके निकला, हमारे डॉक्टर जी है धर्मेंद्र निकले, सारे जितने विधायक थे, सांसद थे, सब लोगों ने निकल के जनसेवा का काम किया। अगर मैं ये कहूँ केवल अगर राजनीतिक दलों की मैं बात करूँ, केवल भारतीय जनता पार्टी ही निकली सड़कों पे कोरोना के समय पे, कोई दूसरा दल नहीं निकला। आगरा के अंदर किसी ने जनसेवा करके दिखाई हो दूसरे दल के लोगों ने, वो तो कह रहे थे आप निकलने ही नहीं दे रहे हैं, उनको रोक दिया और आप खुद निकल पड़े। हमारे शहर के जितने सामाजिक संगठन है उन्होंने सेवा कार्य किया, लगभग 50,000 पैकेट प्रतिदिन बांटने का काम किया। जब यहाँ से 50, 60, 70 हजार लोग प्रतिदिन पैदल निकला करते थे, यहाँ के लोगों ने भोजन के पैकेट तो दिए, रास्ता खर्च के लिए भी रुपए देके रवाना करने का काम आगरा की धरती पर ये काम भी हुआ। ठीक है बबीता जी, बबीता हाँ मेयर साहब से एक सवाल मेरा भी है, चूंकि आप बता रहे हैं कि कोरोना काल में क्या कुछ हुआ, लेकिन अभी हम 5.0 अनलॉक में सर आ गए हैं, वहां क्या कुछ हो रहा है? मैं आपको बता दूं, आज ही की 2-3 खबरें कि किसान के घर पर जेवर चोरी हो गया, बदमाश सफारी लूट कर भाग गए, आर्थिक तंगी से एक युवक ने आत्महत्या कर ली। ये सब फिलहाल हो रहा है आगरा में। सवाल ये है कि स्मार्ट सिटी बनने की तर्ज पर लगातार आगरा आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने से क्या सिर्फ एक क्षेत्र स्मार्ट सिटी में तब्दील हो जाएगा, या फिर आम जनता में विश्वास होना जरूरी है कि इस क्षेत्र में हम रह रहे हैं और ये स्मार्ट सिटी है? आप समझ रहे हैं किस ओर इशारा है? जैन साहब, असल में समस्या ये है कि जो चोर लुटेरे हैं वो भी स्मार्ट हो गए हैं, तो वो लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और शहर स्मार्ट हो नहीं पा रहा है। जल्दी से एक जवाब। कोई चोर उचक्के बचने वाला नहीं है, पूरे शहर को सीसीटीवी कैमरे की गिरफ्त में लेने जा रहा हूँ मैं। कोई अपराध करेगा तो पकड़ा जाएगा, बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कोई वाहन भी नहीं बना पाएगा। ठीक है बबीता, सवाल मेरा ये है कि स्मार्ट सिटी बन जाएगी, और अभी मैं सुन रहा था एक माननीय सवाल कर रहे थे कि नाइट क्लब क्यों ना हो यहाँ पर, तो युवा ने ही उनको जवाब दिया था, उद्योगपति हैं वो, होना भी चाहिए, ठीक है। और बघेल साहब ने भी कहा, जैन साहब भी सहमत होंगे, आप भी सहमत होंगी। लेकिन एक महिलाओं के लिहाज से अगर हम देखें, आगरा और आगरा के आसपास का पूरा इलाका पर्यटन के हिसाब से अगर हम जोड़ कर देखें तो तमाम देशों से लोग आते थे, भविष्य में फिर आएंगे, अभी तो रोक लगी हुई है। लेकिन उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी और किस तरीके से महिलाएं चाहती हैं कि हाँ ऐसा शहर हमारा हो आगरा, या बाहर से कोई आकर ये देखे और ये महसूस करे कि हाँ एक ऐसा शहर है आगरा महिलाओं के लिए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं स्पेशली आगरा की ही बात करूं एक आम नागरिक की तरह, तो मुझे लगता है कि आगरा जितना महिलाओं के लिए सेफ है शायद ही कोई दूसरा सिटी होगा। इसका मुझे कहते हुए बहुत ही मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि चाहे वो विदेशी महिलाएं हैं चाहे हमारे हिंदुस्तान के। उसका रीज़न एक और भी है, क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो किसी भी लिहाज से थोड़ा सा सक्रिय हैं वो, तो मुझे लगता है कि उनकी भागीदारी शहर के लिए बहुत है। मुझे ये शायद वैसा आंकड़े तो आप ही निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकती हूँ, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो वुमेन्स की हैं, जो वुमेन्स जिनको चला रही हैं, मुझे लग रहा है आगरा से ज़्यादा कहीं नहीं होंगी। और चाहे वो आप अगर स्मार्ट सिटी की बात करेंगे, और जैसा भाई अभी कह रहे थे कि कोरोना काल में जनप्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन मैं आपको एक बात ये भी इसमें जोड़ना चाहूँगी कि अगर जनप्रतिनिधियों के इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो मैं एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ अपनी पार्टी की, तो 4.5 लाख मास्क घर में बना के हमारी महिलाओं ने वितरित किए। इसके लिए मैं नहीं कह सकती कि शायद ही मतलब एक आश्चर्य वाली बात भी होगी कि जिन महिलाओं ने कभी सुइयां या मशीनें नहीं पकड़ी थी उन महिलाओं ने भी घर में मास्क बना के बांटे, क्योंकि एक टाइम ये भी था कि हमारे यहाँ बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही थी और मास्क उपलब्ध नहीं थे। दूसरा रहा सवाल खाने का, क्योंकि 2 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसमें खाना भी बहुत ज़रूरी था और हमारा बचाव भी बहुत ज़रूरी था। तो इसके साथ पार्टी से तो बहुत, मैं कहती हूँ कि शायद उनका एक ही फंडा था कि हम कोरोना से कैसे बचाएं और उसमें भी लोगों को भूखा ना सोने दिया जाए। तो उसके तहत हमारे यहाँ सरकार ने, माननीय योगी जी ने जो मेरे ख्याल से प्रयास किए हैं उत्तर प्रदेश के लिए, वो एक इतिहास ही कहा जाएगा कि शायद उतनी बड़ी अगर उसमें देखा जाए तो अभी तक इतनी बड़ा लेके ये प्रोग्राम ने कदम नहीं उठाया। नहीं, आंकड़े आपने कहा जी हम लोग तो निकालते हैं, लेकिन जब हम लोग आंकड़े निकालते हैं तो आपकी पार्टी कहती है ऐसे कैसे आपने आंकड़े निकाल दिया, हमें तो दिए नहीं थे। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी, विपक्ष कहता है कि आप ही लोग निकलते रहे, कोरोना में उनको कैद कर दिया, बाहर नहीं निकलने दिया। देखिए जी, कोई कैद नहीं था, क्योंकि विपक्ष के माथे पे ये नहीं लिखा होता कि ये विपक्षी है। जब समाज सेवा करनी होती है तो उसमें पक्ष और विपक्ष की तो कोई बात ही नहीं
नहीं वो होती। निकल रहे थे तो आप नहीं, कहते जिसे कि समाज कोरोना सेवा में करनी है बाहर भाई क्यों साहब, वो निकल रहे कहीं नहीं रुकेगा, चाहे कोई भी हो। और समाज सेवा के लिए किसी को, मैं बिल्कुल पक्का आपको ये बताना चाहूंगी कि जिसके मन में समाज सेवा की बात आएगी, समाज सेवा इन द सेंस कि समाज के लिए अगर काम करने की बात आएगी, जी। तो उसे किसी पार्टी या किसी संगठन की मोहर लगाने की ठीक जरूरत बात, नहीं ठीक है। बात। इस तो पर इसके लिए मैं तपेश का कमेंट चाहूंगा, और मैं चाहूंगा उसके बाद मेरे सहयोगी कुंदन वहां पर मौजूद हैं, आरके सिंह अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल कुंदन लेंगे, मेरे सहयोगी हैं। लेकिन उसके पहले तपेश, कितना सहमत है आप बबीता से? मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले आप जब देखिए, जब शुरू में कोरोना था तो सबको दिक्कत थी, सबको पता था कि हाँ बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन तब भी तो निकले, तब भी तो लोग निकले एक दूसरे की मदद के लिए या जरूरतमंदों तक भोजन पानी ये सब पहुंचाने के लिए। तब क्यों नहीं निकले? मैं ये नहीं कहा कि जनप्रतिनिधियों ने कोई काम नहीं किया या नहीं आए कोरोना काल में। अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है। देखिए अभी हम ये सोच के बैठ गए हैं सभी कि कोरोना काल खत्म हो गया जी, है ना। और जिस तरीके से मार्केट में ना सोशल डिस्टेंसिंग देख रहे हैं आप, तो ये भी हर चीज के लिए हम जनप्रतिनिधियों को नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते। कुछ नागरिकों का भी योगदान, अपनी सोच का योगदान होना चाहिए। तो वो तो हुआ भी ना, आप ही ने तो कहा, पहले ही कहा कि वो हुआ भी जी। नागरिकों ने भी तो योगदान दिया ही दिया। बिल्कुल। जनप्रतिनिधियों के योगदान को भी हम नकार नहीं सकते। नहीं, हाँ, उसमें बिल्कुल थोड़े नहीं। बहुत इफ बट हो सकते हैं, सवाल हो जी। सकते हैं। आरके सिंह साहब, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो चुनौतियां बेसिक हैं। पुरानी सिटी, पुराना ढांचा और उसमें बदलाव के जो मैच कर पा रही है, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, सपने बड़े हो जाते हैं, लेकिन उसको करना, धरातल पर उतारना इतना आसान नहीं होता। तो मोटा मोटा आप कैसे गिनाएंगे कि हाँ 3-4 ये काम हमने कर दिए, या कोरोना काल में रुक गए थे फिर से शुरू कर दिए, जो कि स्मार्टनेस की तहत हमें ले जा रहे हैं? विकास एक सतत प्रक्रिया है जी, इसे किसी फॉर्मूले से या किसी सिस्टम से नहीं जोड़ सकते। आज विकास की परिभाषा कुछ और होगी, कल विकास की परिभाषा कुछ और होगी। दिन पर दिन नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी का उपयोग विकास को नई दिशा में ले जाता है। लेकिन हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, अर्थात हमें अपनी बुनियादी चीज़ों को भी नहीं छोड़ना है, अपनी ऐतिहासिक पारंपरिक चीज़ों को भी नहीं भूलना है, और इनको स्थिर रखते हुए मॉडर्न चीज़ों को आगे बढ़ाना है। जी, हमारे स्मार्ट सिटी परियोजना में इन सभी चीज़ों का हमने सामंजस्य स्थापित किया हुआ है। जी, चाहे आप एक ऐतिहासिक इमारतें हैं, आगरा में काफ़ी ऐतिहासिक शहर है, मुगलों की राजधानी रही है। दरेसी रोड है जामा मस्जिद के आसपास, पीछे वाला एरिया है, वहाँ की हम कुछ ऐतिहासिक जो भवनें हैं, उसका फासाड जो है, जो स्ट्रक्चर का जो सामने वाला हिस्सा है, वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि वो कुछ इमारतें कुछ कह रही हैं, मगर जब हमें उसे फासाड का डेवलपमेंट किया तो इमारतें आज बोल रही हैं कि हमारा इतिहास कितना बुलंद है। जी, तो हमने उसको सजाने का, संवारने का काम किया हमने। आज उसका उदाहरण है, आप जाके देख सकते हैं, इसका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं, हर आदमी यहाँ जानता है कि यहाँ ताजमहल है, आगरा फोर्ट है, पर इसके अलावा छोटे छोटे इतने मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको हम मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, वो सिर्फ किताबों में रह गई हैं। उस पर ना टूरिस्ट जाता है, ना शहर के लोगों का ध्यान जाता है। तो इसको भी हमने हेरिटेज वॉक के माध्यम से विकसित करने का हमने बीड़ा उठाया, और ये हमारा विकसित कर रहे हैं। ताजमहल के जो एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊंगा कि ताजमहल का जो पश्चिमी गेट है, वहाँ से लेकर अहमद शाह बुखारी की मस्जिद तक, मतलब हमारे पास ऐतिहासिक विरासत की 23 धरोहरें हमारे पास शामिल हैं, जो बहुत कम लोगों को मालूम है। इसको डेवलपमेंट करते हुए हम एक लेज़र नोन हेरिटेज वॉक बना रहे हैं, इससे ताकि लोग विदेशी आएँ तो उन्हें समझे कि इसके अलावा भी हमारे पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। जी, तो ये सब हम काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसी बीच मेहमानों के बीच में चला जाता हूँ। डाबर साहब, कुछ आप कहना चाहते? मेरा एक प्रश्न आरके सिंह साहब से ही है कि स्मार्ट सिटी का जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसे देख कर के लगता नहीं है कि स्मार्ट सिटी का प्रारूप ले पाएगा। उसका कारण मैं ये बता दूं कि जो सस्टेनेबल हम डेवलपमेंट की बात करते हैं स्मार्ट सिटी में, हर जगह कहीं भी छोटे छोटे अगर उसमें देखें आप, दिल्ली के कार्य देखें या नोएडा के कार्य देखें, तो हर जगह मास्किंग होती है। पहले सेंटर चैनल पर काम होता है तो उसकी मास्किंग होती है, या किनारे पर काम होता है तो उसकी मास्किंग होती है, मास्किंग होकर के बनता है। लेकिन आगरा में मुझे कहीं नहीं दिखता, कोई भी काम होता है
ना उसकी मास्किंग होती है, न रियल एस्टेट के जो जितनी भी हमारे आर.के. सिंह साहब, मास्किंग का जिक्र बहुत जरूरी था। मास्किंग की प्रक्रिया जो आदरणीय पूरन ब्यावा जी ने जो उठाया है जी, से हम पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम आगरा की स्थिति और नोएडा की स्थिति में अंतर है। देखिए, जब भी कोई नया डेवलपमेंट होता है, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास विकास की असीमित संभावनाएं होती है। और जब हम किसी एक्सिस्टिंग शहर में हम काम करते हैं, रेट्रोफिटिंग में काम करते हैं, तो उस पर कुछ परेशानियाँ होती हैं। देखिए, काम करने के लिए हमारे पास जगह लिमिटेड है, संसाधन हैं, हम किसी को बंद नहीं कर सकते। जी, एग्जाम्पल के लिए फतेहाबाद रोड के लीजिए। फतेहाबाद रोड का जो हमारा प्रोजेक्ट है, कमिश्नरी चौराहे से लेकर रामाडा तक है, और पूरे स्ट्रेच में होटल्स हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, लोगों के मकान हैं, शॉप्स हैं। यदि हम पूरी मास्किंग कर देंगे तो फिर लोगों का फिर बिजनेस रूटीन चीज़ें प्रभावित होंगी। तो हम दोनों का सामंजस्य स्थापित करके हम करते हैं इस चीज़। ठीक है, यानी प्रयास करें। महिलाएं भी हमारे बीच में है और बबीता जी मंच पर मौजूद है। आप कुछ कहना चाहेंगी, पूछना चाहेंगी कुछ? आपको और अधिकारियों से सवाल है कि हाँ, स्मार्टनेस को लेकर आपकी सोच क्या है, कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आदरणीय जितने भी मंच पर बैठे हुए हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि कोरोना काल में जनप्रतिनिधि जितने भी थे उन्होंने सपोर्ट करा, पर वो सपोर्ट मेरे ख्याल से पूरी जगह तक नहीं पहुंच पाया। और जितनी भी योजनाएं होती हैं वो मतलब कही जाती हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, पर वो गलियों तक, कूचों तक नहीं पहुंच पाती। उसमें शायद हम सभी लोग कहीं चूक जाते हैं। और मैंने कोरोना काल में भी देखा कि निम्न स्तर पे तो लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही थी। किसी को 10-10 पैकेट भी मिल रहे थे, कुछ लोग इकट्ठा करके भी घर में रख रहे थे, लेकिन कुछ मध्यम वर्गीय लोग ऐसे थे जिनको कुछ नहीं मिल रहा था। और मुझे बड़ा अंदर से अजीब सा लग रहा था जब मुझे पता चल। आपका स्पेसिफिक सवाल? हाँ, नहीं, मैं ये कहना नहीं चाह रही कि बीजेपी के लोग इकट्ठा करना चाह रहे थे, करके रख रहे थे। कुछ लोग जैसे कि अब जैसे किसी को सुविधा मिल रही है तो किसी को तो इतनी ज्यादा मिल रही है। आपका ये कहना है किसी को मिला तो उसने कुछ ज्यादा, किसी को कुछ भी नहीं मिला। जैन साहब नहीं जिम्मेदार हैं, लेकिन मेरा कहना मतलब ये, एक मिनट, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जनप्रतिनिधियों की ये बनता था कि वो अपने प्रत्येक क्षेत्र में जो भी पार्षद हैं या जो भी हैं उनसे जाके पूछें कि वो अगर किसी को सहायता दे रहे हैं तो उसकी लिस्ट कहाँ है। एक घर में तो 10 पैकेट मिल रहे हैं और एक के घर में बच्चे छुकी हुई मिर्च से रोटी खा रहे हैं। बिल्कुल, हर पार्टी से तालमेल बिठाते, किसी से जुड़ा कोई शख्स हो। मैं यहाँ पे पार्टी को नहीं कह रही हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि, हाँ, मैं एक जनरल होने के नाते बात कर रही हूँ। और यही मैं फिर से, चूंकि हमारी चर्चा जो सेशन हमारा चल रहा है, स्मार्ट सिटी को लेकर हम कर रहे हैं, तो बीच में ये जो दिक्कतें आ गई कोरोना की वजह से, वहां पर भी वो स्मार्ट कनेक्टिविटी नहीं आ पाई, तो शहर कैसे कनेक्टिंग होगा स्मार्ट सिटी के तौर पर? देखिए, मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारी बहन ने एक प्रश्न किया। देखिए, 2 महीने तक लगातार जो ऐसा वर्ग आगरा में बहुत बड़ी संख्या में है जो रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं, उन लोगों को 2 महीने तक, 60 दिन तक बेरोजगार रहे, और बेरोजगार रहने के बावजूद भी एक भी मौत ऐसी नहीं हुई जो कोई भूख से मरा हो आगरा के। जी, ये इसमें सबसे बड़ा अगर कोई श्रेय जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रेय जाता है। उन्होंने ऐसी योजनाएं चालू करी कि घर घर में भोजन के पैकेट और घर घर में राशन किट को निःशुल्क पहुंचाने का काम, जन जन तक पहुंचाने का, जो आवश्यकता जिनकी थी उनको पहुंचाने का काम किया। और इसी कारण से एक भी घटना ऐसी नहीं हुई है कि भूख से कोई आदमी मरा हो। ये कम उपलब्धि नहीं है। मेयर साहब, सवाल इनका ये है कि पारदर्शिता को लेकर कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट होना चाहिए था उसमें जहाँ भी हम लोग भी सारे लोग लगे हुए थे, जहाँ भी खबरें आती थी, सामाजिक संगठनों पे आती थी, पॉलिटिकल लोगों पे आती थी, हम लोगों पे आती थी, निरंतर हम प्रयास करते थे। अब सूचना ही नहीं आ पाए, खबर नहीं आ पाए हम लोगों को, तो अलग बात है। लेकिन जानकारी जब मिली, हमने उस वितरण व्यवस्था को जानकारी मिली तो आप पहुंचे। चूंकि सेशन यहाँ पर मुझे समाप्त करना है, बहुत संक्षेप में बबीता मैं आपसे चाहूंगा, आखिरी में जाते जाते, महिलाओं का मुद्दा इस वक्त बहुत उठा हुआ। हम स्मार्टनेस की बात कर लें, भविष्य बहुत बेहतर हो, लेकिन भविष्य कैसा हो? स्मार्ट शहर बन जाए लेकिन वहां पर बेटियों की हालत हो। चुनौतियां हैं, आरोप प्रत्यारोप विपक्ष का है, तमाम सवाल है, हमारे भी हैं। खुद आपको क्या लगता है, कितना बदल पाए हैं पूरे शहर को और पूरे हम प्रदेश को स्मार्टनेस में, सोच के लिहाज से?
जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, सोच भी बदल रही है और शहर भी बदल रहा है। जैसा अभी हमारे माननीय मेयर जी कह रहे थे कि सारी जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं शहर में और सारी चीज़ें, ठीक है, हर चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है, पर ऐसा नहीं है कि महिलाएं स्मार्ट नहीं हो रही हैं। दूसरा, एक मैं और अपनी सरकार को बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी माननीय अपने मुख्यमंत्री जी का कि जो उन्होंने कानून के तहत जो इतनी बारीकी से हर केस की जांच हो रही है, तो वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। तो मुझे लगता है कि अगर महिलाओं की सेफ्टी की बात है तो निश्चित रूप से मैं हर मंच से जाती हूँ कि महिलाओं को खुद भी जागरूक तो होना पड़ेगा ही। महिलाओं की सोच में भी बदलाव आया है। मैं चाहूंगा अरविंद आप मंच पर आ जाएं। सेशन हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं और साथ में मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं कि देखिए हर एक की कोशिश और तपेश सम्मानित करेंगे हमारे तमाम इन मेहमानों को। मैं मिनटें देके तपेश कुछ कहना चाह रहे हैं, सवाल और संक्षेप में लेकिन क्लोज करना है। क्या कोरोना काल में हमने देखा कि काला बाजारी रुक पाई क्या? नहीं, अब ये ऐसी चीजें हैं जो अभी भी नहीं रुक पाएंगे, आगे भी नहीं रुक पाएंगे। हम सबको लड़ना है और लड़ना ही है। देखिए, आप एक पत्रकार के तौर पर सवाल खड़े करेंगे और लड़ेंगे, और ये नेता के तौर पर लड़ेंगे, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा जल्दी से मोमेंटो देकर आप सम्मानित करें माननीय मेहमानों को, और इस सेशन के आगे सिलसिला लगातार चलता रहेगा। हमारे साथ आप बने रहिए। ओवर टू जी बिल्कुल, जिस तरीके से सवाल जवाबों का दौर हमने देखा, यहाँ पर बातचीत हुई। फिलहाल अरविंद जी सम्मानित कर रहे हैं तमाम गेस्ट को, यहाँ पर जोरदार तालियां से स्वागत कीजिए। अगला सेशन भी हम जल्द ही शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में कहीं जाना नहीं है क्योंकि लगातार जो मुद्दे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन पर होने वाले सवाल और तमाम जवाब, क्योंकि लंबे समय से जनता उनका इंतजार कर रही है। लेकिन इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आज ये मंच हम सभी को, उन तमाम दर्शकों को भी प्रदान कर रहा है जो शायद घर बैठे